आपने सवाल सोल्व किए होंगे, ये मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ, बाकी आपको पता है। और किए हैं तो बताइए 618 का उत्तर क्या है, फिर 619 का बताइए, फिर 620 का बताते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि 25 केवीए का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग कितनी है भाई? तो ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग है 25 केवीए। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में 260 टर्न है। प्राइमरी वाइंडिंग में 260 टर्न है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 40 टर्न है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 40 टर्न है। प्राइमरी 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन से संयोजित है। प्राइमरी है जिसमें सप्लाई कितनी है भाई? 1500 वोल्ट और आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट बताइए कितना है। ठीक है भाई। प्राथमिक में करंट बताना आसान रहेगा, क्योंकि आपके पास P बराबर क्या हो जाएगा भाई? पहला E1 गुणा I1, और आपको इसमें से क्या ज्ञात करना है? I1 ज्ञात करना है। P और E1 का मान तो है आपके पास। P कितना है? 25 केवीए। 25 केवीए यानी 25 गुणा 1000। E1 का मान कितना है? 1500 इंटू क्या हो गया? I1। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटा तो ये 3 आया, 5 से काटा तो ये 5 आया। तो I1 बराबर क्या आया? I1 बराबर है 50/3 एम्पियर। I1 बराबर क्या आया? तो I1 बराबर है 50/3 एम्पियर। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। दूसरा 50/3 हमारे पास होता है कितना? 16.67 है, और 16.67 प्राइमरी का ये रहा। तो आंसर हमें मिल गया, आंसर में तकलीफ नहीं है। अब बात है कि सेकेंडरी की भी आपको धारा ज्ञात करनी है, लेकिन सेकेंडरी की करंट ज्ञात करने से पहले सेकेंडरी का वोल्टेज भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? N2/N1। तो E2 का मान ज्ञात करना है। E1 का मान है 1500, N2 का मान 40 और N1 का मान 260। 260 होना नहीं चाहिए, 250 से थोड़ी गणना ठीक होती, बट इसने दिया उटपटांग हरकत की, हम क्या कर सकते हैं। कुल मिला के बात है यहाँ पर इसकी के मामले के अनुसार E2 का बराबर क्या है? 6000/26 यानी कि 3000/13, 3000/13 वोल्ट। ओके, क्या होगा भाई? 3000/13 वोल्ट का। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सेकेंडरी करंट के बारे में। तो P बराबर क्या होता है भाई? E2 इंटू I2, 25 गुणा 1000। E2 कितना है? 3000/13 गुणा I2, ये आपको करना है ज्ञात। ये 3 0 से 3 0 क्या हो गया? कैंसिल। 25 गुणा 13, I2 बराबर क्या आया? 25 गुणा 13/3। 25 इंटू 12 3, 325/3। 325/3 तो 108.3 एम्पीयर आ गया। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने I1 भी ज्ञात कर लिया और I2 भी ज्ञात कर लिया। हाँ, ये भी एक अच्छा बताया कि देवानंद कुमार ने कि सर अपने I1 तो आई गया था और सीधा I2 ज्ञात करना था, तो इतना करने के बजाय एक नया तरीका भी लगा सकते थे हम, और बहुत सही सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव। इन्होंने क्या सुझाव दिया कि सर ये फॉर्मूला क्या है? I1/I2 बराबर N2/N1 है कि नहीं है? जी है भाई। तो I1 का मान कितना है? 50/3 गुणा I2 आ गया नीचे, बराबर N2 का मान कितना है? तो आपकी N2 का मान 40, N1 का मान कितना है? 260। I2 ऊपर उधर गया तो ये हुआ 50/3 गुणा 260 गया ऊपर और 40 आ गया नीचे। यही हुआ भाई, I2 उधर गया तो। और ऐसा करने पर 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आया 2 और ये कितना हो गया भाई? 13। 13×5 650/6, तो ये भी 108.3 ही हुआ, 108.3 एम्पियर। ये भी अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। सर यूट्यूब पर इसी की क्लास करवाते हैं? यूट्यूब पर नहीं भाई, इसकी क्लास आपको यही ऐप में करा देते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये भी आपको दिया हुआ था, आपने क्या होगा? 10 ओम प्रतिरोधी भार। प्रतिरोधी भार का मतलब होता है आउटपुट के बारे में। प्रतिरोधी भार का मतलब क्या होता है? कि आउटपुट के बारे में बात हो रही है। तो 10 ओम प्रतिरोधी भार यानी कि Z2 कह दो या R2 कह दो। Z2 कितना हो गया भाई? 10 ओम। परिणाम द्वारा 6250 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। Z1 कितना भाई? 6250 ओम। प्रतिवाद अनुसार बनाया गया परिणाम के प्राथमिक और द्वितीयक फेरों का अनुपात क्या है? अब देखो फेरों का अनुपात पूछा कौन सा है हमारे पास? प्राथमिक और द्वितीयक। यदि हमारे पास K बराबर तो होता है N2/N1, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा N1/N2। जब मैं N1/N2 करूंगा तो रूट में हमारे पास Z1/Z2 आएगा, यही मामला है। तो N1/N2 करोगे, Z1 का मान है कितना भाई? तो आप कहेंगे 6250 और Z2 का मान कितना है? 10। 0 से 0 क्या हो? कैंसिल। 625 का वर्गमूल कितना है? 25 है। 625 का वर्गमूल कितना है? 25 है। ठीक है, क्लियर? कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से देख लो। अगला सवाल है नेक्स्ट 620 नंबर क्वेश्चन। 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 द्वितीयक टर्न और 50 हर्ट्ज वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है? बताइए भाई, फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है? तो फ्लक्स का अधिकतम मान तो ये E2 बराबर 4.44 5F/N2। E2 बराबर 4.44 5F/N2। अब हमारे पास वोल्टेज कितने हैं भाई? फ्लक्स का अधिकतम मान पूछा है, 250 हमारे पास क्या है? टर्न है। तो उसी के अनुसार आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई कि फाई का मान क्या है? ये आया 1500 वोल्ट, 4.44 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 250। अब पॉइंट यदि इसको काटा तो आएगा 100। 50 से काटा तो कितनी बार गया? 2 बार। 250 को इसे काटा तो कितनी बार गया? 6 बार। ओके, तो फाई बराबर क्या होगा? 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12/444।
4 से काटोगे तो 3/111 वेबर होता है। 3 में भाग गया क्या? नहीं तो 0। 30 हुआ, 30 में गया नहीं 0। अब कितना? 300। 300 कितनी बार गया? 2 बार। 0.02 आएगा। 0.02 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन। बीएसपीएसएल एग्जाम निकाल सको आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगला है नेक्स्ट। अब ये सवाल कीजिए, एक ट्रांसफॉर्मर में R2 है जो द्वितीयक प्रतिरोध है, ए नंबर ऑफ टर्न है, तो प्राथमिक रूप में निर्दिष्ट समतुल्य माध्यमिक प्रतिरोध का मान बताइए क्या होगा? समतुल्य माध्यमिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हमारे पास K बराबर होता है √Z2/Z1। तो K स्क्वायर बराबर होता है Z2/Z1। निर्दिष्ट समतुल्य माध्यमिक प्रतिरोध पूछा, माध्यमिक प्रतिरोध का हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध बताइए कि मान कितना होगा? R2 द्वितीयक प्रतिरोध है, तो माध्यमिक प्रतिरोध R1 के बारे में पूछा है, इट मीन Z1 के बारे में। तो Z1 बराबर होगा Z2/K स्क्वायर। इसी को आप ये भी कह सकते हैं R1 बराबर क्या होगा? R2/K स्क्वायर। R2 क्या हो गया? K स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सभी प्रकार के सवाल करने हैं ध्यान से। 619 नंबर से फिर से बता दीजिए। 619 में कोई तकलीफ वाला मामला ही नहीं है। देखो आपके पास सूत्र क्या था? K बराबर क्या था? N2/N1। और N2/N1 था तो बराबर क्या था? Z2/Z1 था। अब आपने इसको उल्टा किया, N2/N1 नहीं करके N1/N2 किया, तो Z2/Z1 की जगह क्या करोगे? Z1/Z2। Z1 का मान 6250 है, Z2 का मान 10 है, 0 से 0 घटा 625 का वर्गमूल कितना है? 25। बात खत्म। 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25। पृथ्वी कुमार करिए, धीरे धीरे न्यूमेरिकल कटर खत्म हो रहा है। काफी सारे न्यूमेरिकल करोगे, 2-3 चैप्टर के करोगे तब जाकर थोड़ा और खत्म होने लगेगा। और उसके बाद में एक बार इन न्यूमेरिकल को निकाल लिया ना, फिर न्यूमेरिकल से तो डरेगा नहीं, वो थोड़ी से भी नहीं डरता है, कोई दिक्कत आती नहीं है उसको। अगला सवाल है 622 नंबर, ध्यान से देखिएगा। करंट ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी पर 400 टर्न है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न का कितना बताएगा भाई? 400, जिसका प्रयोग अमीटर के मानक प्रयास के साथ किया जाना है। यदि ये 4 एम्पीयर का मान दर्शाता है, कितना दर्शा रहा है भाई? I2 N2 है तो धारा तो I2 होगा। तो बस बार धारा क्या होगी? बस बार धारा का मतलब है I1 का मान क्या होगा? और एक दंड या बार प्रकार का परिणाम मित्र है तो इसका मतलब है N1 का मान भी कितना होता है? 1 दंड। यहाँ बस बार का मतलब एक छड़ होती है और उसी को हम क्या मानते हैं? प्राथमिक वाइंडिंग मानते हैं छड़ को। तो N1 का मान यहाँ पर क्या लिया जाता है? N1 का मान लिया जाता है 1। अब आपको पूछा क्या I1, तो आप बताइए I1/I2 बराबर क्या था? तो आप कहेंगे ये था हमारे पास N2/N1। ठीक बात है, वैल्यू पुट करो। तो I1 तो I1 है, I2 का मान है 4, N2 का मान है 400 और N1 का मान है 1। कुल मिला के बात है I1 का मान क्या हो गया? 400 गुणा 4 बराबर कितना एम्पीयर आएगा भाई? 1600 एम्पीयर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। 219 क्वेश्चन समझा दिया ना? अभी तो वापस समझा दिया। आप एक तो कमेंट, यहाँ तो आप लाइव चल नहीं पाते, आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और यहाँ फिर आप है ना, जब मैं वापस समझाता हूँ तो कहीं पानी पीने चले जाते हैं। 619 का कमेंट आया था सर, 619 वापस समझा, मैंने वापस समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं की थी। मान कुछ नहीं भाई, मेहनत तो बिल्कुल करते हैं, आपको मेहनत करवाएंगे। और जो हार्ड लगता है ना वो धीरे धीरे आसान होगा, धीरे धीरे आसान होगा तो लेवल और सुधरेंगे, आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अगला सवाल है, वो सवाल देखते हैं आपको क्या लगता है? डर लगने वाली चीज है? ये चीज है ही ऐसी, इसी प्रकार की दिख रही है, बट धीरे धीरे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो चीजों को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। 0.75 kVA 220/22 वोल्ट 50 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 1 ओम की हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रतिरोध है। वाइंडिंग प्रतिरोध है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। 6 ओम का सरण प्रतिघात है। अब देखो, एक तो इन्होंने दिया प्रतिघात और एक दिया प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान कितना दिया? R1 दिया, ये है 1 ओम का। और ये दिया सरण प्रतिघात, ये कितना दे दिया? 6 ओम का। लो वोल्टेज वाइंडिंग के संदर्भ में हाई वोल्टेज वाइंडिंग का समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य सरण प्रतिघात कीजिए। कि लो वोल्टेज वाइंडिंग के संदर्भ में याद करो, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य सरण प्रतिघात है, जो क्या होगा? हाई वोल्टेज का मतलब यह है प्राथमिक से लेना देना, और लो वोल्टेज का मतलब है सेकेंडरी से, क्योंकि 220 को 22 में बदल रहा है ना भाई, तो मामला है ये। तो आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग का समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य सरण प्रतिघात क्या होगा बताइए भाई? इसका मान आपको बताना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? मान। इसका मान याद करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर से रेशियो की जरूरत पड़ती है। ये होता है E2/E1। E2 का मान है 22, E1 का मान है 220, कुल मिला के 1/10 बराबर है 0.1। बराबर क्या भाई? 0.1। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं है? ओके, ध्यान से देख लीजिए भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये मान किसका है हमारे पास? के का मान है। अब पूछेगा क्या? के का मान है तो आप देखो R2 भी याद कर सकते हैं, X2 भी याद कर सकते हैं, क्योंकि के बराबर क्या था हमारे पास? R2/R1 का होल स्क्वायर था। तो R2 बराबर क्या देगा? R2 बराबर देगा के स्क्वायर इंटू R1। के स्क्वायर क्या होगा? 0.1 का स्क्वायर इंटू R1 का मान है 1 बराबर 0.01। 0.01 वाला कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। इसी प्रकार आप X2 भी याद कर सकते हैं, R2 ना, के स्क्वायर इंटू X1, तो ये 0.1 का स्क्वायर इंटू 6 बराबर 0.06। सूत्र ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला ही चल रहे हैं। अगला सवाल, एक 4 केवीए के ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि 200 वाट और पूर्ण भार पर ताम्र हानि 200 वाट है। इकाई शक्ति गुणांक पर
अधिकतम दक्षता क्या होगी बताइए। इकाई शक्ति गुणांक पर अधिकतम दक्षता का मान क्या होगा। एक 4 केवीए के ट्रांसफार्मर में लोहा हानि कितनी है भाई, तो आपके 4 केवीए के ट्रांसफार्मर में लोहा हानि हमें दी हुई है 200 वाट। लोहा हानि तो हमारे पास कौन सी हानि होती है, नियत हानि होती है। इस हानि में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को लोहा हानि कहते हैं। ये कितने वाट है, 200 वाट। पूर्ण भार पर ताम्र हानि कितनी है, ताम्र हानि फुल लोड पर, ये लोड पर डिपेंड भी करती है, फुल लोड पर 200 वाट। इकाई शक्ति गुणांक पर अधिकतम दक्षता क्या होगी। अब ये दोनों में हमारे पास बता रखी हानि, ठीक है। और अधिकतम दक्षता के लिए क्या होता है कि इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो अधिकतम दक्षता की कंडीशन तो ये खुद ही बता रहा है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। अधिकतम दक्षता में क्या होता है, लोहा हानि और ताम्र हानि क्या होता है, बराबर। अब हमारे पास दक्षता ज्ञात करनी है। दक्षता होती है आउटपुट बटा इनपुट, इनटू प्रतिशत में क्या जाएगा भाई, 100%, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 4 केवीए के ट्रांसफार्मर में ये कंडीशन इन्होंने बताई है। किसमें भाई, 4 केवीए के ट्रांसफार्मर में। तो 4 केवीए का ट्रांसफार्मर ये हमारे पास इकाई शक्ति गुणांक पर आउटपुट देगा। तो आप कहेंगे ये 4 केवीए यानी 4000 वोल्ट अपॉन ये 4000 प्लस लोहा हानि प्लस ताम्र हानि, ये हमारे पास टोटल इनपुट क्या होगा। आउटपुट प्लस हानिया ही तो इनपुट होता है, आउटपुट प्लस हानि क्या होता है, इनपुट। के 0.1 आया ना सर, तो फिर क्यों के निकाले, किधर आया भाई, के 0.1 आया ना, के तो निकाल रहा हूं मैं, आर निकाल रहा हूं इधर, और इधर एक्स निकाल रहा हूं, के कहां, के तो मैंने पहले निकाला है। कुछ ऊपर नीचे देख ले भाई आपने। ये आपके पास इंटू 100 हो गया। अब नीटा बराबर क्या आएगा, 4000 बटा 4400 इंटू 100%। 4 से काटो तो 1000 बटा 11%, 11 9 99, इसे 1 10 10 में गया नहीं, 100 में गया, 90.9%। कितना भी 90.9% है। अगला सवाल है 625 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख लो भाई। यदि ट्रांसफार्मर की आउटपुट शक्ति 600 वाट है, कितनी है भाई, 600 वाट, जबकि हानि है जो 200 वाट है, तो दक्षता कितनी है। हाँ भाई, क्या हो गया भाई, दक्षता, दक्षता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू कितना होता है, 100%। आउटपुट कितना बता रखा भाई, इनपुट क्या होता है, आउटपुट प्लस हानि तो होती है। अब बताइए आउटपुट कितना है, 600, इनपुट क्या हो जाएगा, 600 प्लस 200 वाट की क्या होगी हानि, इनटू कितना हो गया 100। तो 600 बटा कितना हो गया भाई, 800 इंटू कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 का भाग दिया तो 7 8 56, 4 40 5, 75% 75% आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, तो आपके आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। वाह, हानिया वाट में पावर केवीए में आपस में कैसे जोड़े, ऐसे जोड़े ध्यान से। हमारे पास जो पावर है केवीए में वी आई कोस फाई, ये होता है, ये क्षमता होती है जो कहलाती है वाट में, और वी और आई कहलाती है वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर गुणा पावर फैक्टर बराबर होता है वाट। अब पावर फैक्टर का मान दिया 1, तो वोल्ट एम्पियर इंटू 1 बराबर क्या होगा, वाट। तो वोल्ट एम्पियर और वाट दोनों शक्ति की इकाई है, और ये आराम से जुड़ रही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा पड़ा है। क्या लिखा, इकाई शक्ति गुणा। सिर्फ थ्योरी में नीटा बराबर आयरन हानि बटा कॉपर हानि इंटू 100 लिखा है। बहुत दिक्कतें होगी भाई जीवन में। जो सूत्र लिखा है ना वो क्या था, उसमें लोड ज्ञात करना था, दक्षता ज्ञात करने के लिए नहीं था। वो था नया लोड, कॉपी खोलो पहले, उसमें था आयरन हानि बटा कॉपर हानि इंटू पुराना लोड। ये अधिकतम दक्षता पर बताई बात हुई थी, अधिकतम दक्षता पर ये बात हुई थी। अगला देखो, अगला सवाल है 20 चक्रों वाले लोहे कोर वाले किसी इंडक्टर को 100 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के किसी स्रोत से जोड़ा गया। इसके कोर में फ्लक्स घनत्व का अधिकतम मान 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ट्रांसफार्मर में कोर का अनुप्रस्थ काट इनमें से किसके बराबर है। सवाल यही है, ट्रांसफार्मर में कोर का अनुप्रस्थ काट है जो इनमें से किसके बराबर है। बाकी हमें बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत दी हुई है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये तो हमारे पास आता है फ्लक्स घनत्व बराबर बी बराबर फाई बटा ए। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्योंकि फ्लक्स घनत्व का मान इसने दे रखा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाई बराबर क्या हो गया, बी गुणा ए हुआ, नहीं हुआ। और आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछा है, वोल्टेज आपको दिया, आवृत्ति आपको दिया, नंबर ऑफ टर्न आपको दिया, ठीक है, और फ्लक्स का मान यहां से आ जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हमारे पास सूत्र क्या होता है, ई बराबर 4.44 फाई एफ एन। आप देखो जो फाई लिखा ना, फाई बराबर तो मैं क्या लिख दूं, बी गुणा ए, ई बराबर 4.44 गुणा बी इंटू ए इंटू एफ गुणा एन, यही है नहीं। तो बताओ ई का मान कितना है, 100 वोल्ट, ये कितना है 4.44 इंटू बी, बी क्या है हमारे पास, बी है फ्लक्स घनत्व का मान दिया 1, ए का मान इन्होंने पूछा है, आवृत्ति दी है 50, एन का मान है 20, पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 100, 0 0 0 0, 5 इंटू 2 10 है, तो यह है 0। ए बराबर क्या हो गया भाई, 10 बटा 444, ये हो गया मीटर स्क्वायर।
1 बटा 444 क्या हो गया, भाग गया क्या नहीं गया, तो 100 में भाग गया नहीं गया 0, 1000 में भाग गया 2 बार 0.02, ये लो। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा सवाल को ध्यान से। एक 50 केवीए तथा 1000/200 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर 1000 वोल्ट की दिशा में जोड़ा जाता है, दूसरी दिशा में बिना लोड के जोड़ा जाता है, तब ये 0.2 दिशा शक्ति गुणांक पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो ट्रांसफॉर्मर में कोर हानि का मान ज्ञात कीजिए। बताइए। आपको लगभग सब आंकड़े दिए हुए हैं, आपको लास्ट में जाके ये पूछा है कि 0.2 दिशा शक्ति गुणांक पर 5 एम्पीयर धारा लेता है, तो कोर हानि का मान ज्ञात करें। कोर हानि जो होती है उसे स्थिर हानि कहते हैं, ये नो लोड हानि कहलाती है, इसे स्थिर हानि भी कहते हैं या इसे नो लोड हानि भी कहते हैं, ये सब इनके नाम है। बात ठीक है। तो कोर हानि बराबर क्या होगा, कोर हानि का सूत्र है, नो लोड हानि है V0I0 cos φ, ये होता है सूत्र। अब देखो कि V0 यानी कि हमारे पास वोल्टेज का मान, V0 का मान लोड से लेना देना नहीं है ना, प्राथमिक देख लेते कितना वोल्टेज प्रदान किया 1000 इंटू I0, I0 यानी करंट इतने शक्ति गुणांक पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है, करंट कितनी 5 एम्पीयर, और पावर फैक्टर कितना 0.02, पॉइंट हटाया कितना आया भाई 10 आया, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 5 10 ये कितना हो गया 1000 हो गया, कुल मिला के बात है 1000 वाट आया। कितने वाट आया भाई, तो आपके आंसर 1000 वाट है। किसी ट्रांसफॉर्मर में प्रतिरोध पात 2% है और रिएक्टिव ड्रॉप 5% है, तो पूर्ण लोड इकाई शक्ति गुणांक पर उसका रेगुलेशन क्या होगा। ठीक है, पूर्ण लोड इकाई फैक्टर पर इसका रेगुलेशन का मान क्या होगा, जबकि हमें प्रतिरोध ड्रॉप भी दिया है और रिएक्टिव ड्रॉप भी दिया है। बताओ भाई, ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड पर इकाई पावर फैक्टर पर रेगुलेशन पूछा है, तो इस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है प्रतिरोध का प्रतिशत में cos φ प्लस रिएक्टिव का प्रतिशत में sin φ। प्रतिरोध का 2%, पूर्ण लोड है और इकाई पावर फैक्टर है, ये कहा ना भाई, cos थीटा का मान 1 है, इसका मतलब cos 0 डिग्री है, थीटा बराबर कितना डिग्री है 0 डिग्री, तो ये तो कोई बात नहीं 1 हो गया, प्लस x का मान कितना है 5 गुणा sin 0 का मान क्या हो गया 0, कुल मिला के मान क्या आया 2% आया, कुल मिला के मान कितना है 2% आया। बेच नहीं है बेच, देखो ये जिस बेच के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ये बेच आपके जब भर्ती स्टार्ट हुई तब का, इस बेच के अंदर मैंने सारी क्लासें लाई पढ़ी है। आप में से कई बच्चों ने अभी थोड़े देर 2 दिन 4 दिन बेच लिया है, ज्यादातर उन्होंने बेच उसी समय लिया था जब वैकेंसी आई थी, तो लेक्चर पूरा नहीं, लेक्चर नहीं है, मामला ये है। अब नया बेच है जो कल यानी 19 जून से शुरू हो रहा है, जिसका अनाउंसमेंट भी मैंने कर रखा है कि 19 जून से है जो नया बेच आपका शुरू हो रहा है। 20 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 19 तारीख से बेच प्रारंभ करें। ओके जी, अगला देखो 629 नंबर, यदि ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण भार तांबा हानि 6400 वाट है, तो आधा भार की ताम्र हानि बताइए क्या होगा। देखो ताम्र हानि के बारे में ये 6 है, ताम्र हानि है जो लोड के वर्ग के समानुपाती है। जब हमारे पास लोड आधा हुआ तो ताम्र हानि कितना हुआ भाई 1/2 का स्क्वायर, अर्थात ताम्र हानि हो गई भाई 1/4, 1/4 हो गई किसकी हो गई 6400 की, और 6400 की 1/4 कितनी होती है भाई 1600 वाट। अगला हमारे पास है 2200/220 वोल्ट, यानी ये प्राथमिक का है, ये सेकेंडरी का 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। विद्युत वाहक 12 वोल्ट, प्राथमिक और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए भाई इनके 12 वोल्ट प्रति चक्र है, तो E/N बराबर कितना है 12, इट मीन E1/N1 भी कितना होगा भाई 12 होगा। E1 का मान कितना है 2200/N1 बराबर कितना होगा भाई 12, तो N1 बराबर कितना होगा 2200/12, 2200 का भाग दिया 4 से काटा, 4 से काटा 5 बार, 2 20 5 550 बटा कितना है 3, 3 का भाग दिया 1 बार, 2 25 8 3 24 1 10 183 पॉइंट आएगा, तो 183 है सबसे पहला वाला, ये लो प्राथमिक का, और ये किसका जाएगा फिर सेकेंडरी का। सेकेंडरी निकाले ना भाई, E2 बराबर भाग देना है सीधा, 2200 220 है तो 183 25 का कितना 18 आएगा, 18 तो क्या आएगा 18.3 आएगा। सर आप पहले सभी फॉर्मूला लिखा दीजिए, ये गलत बात कर रहे हैं निशा कुमारी, हम आपको भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर,
तो ट्रांसफॉर्मर हमने आपको पूरा पढ़ा रखा, आप उसे पूरा पढ़िए। नया फॉर्मूला आएगा तो हम लिख देंगे, बाकी लगभग पुराने फॉर्मूले होते हैं ज्यादातर, वो हमने आपको सारे करा रखे हैं। कल हम जब सवाल करेंगे ट्रांसफॉर्मर में ज्यादातर सवाल हानियों और दक्षताओं से संबंधित रहेगा। कल की क्लास में जो सवाल होंगे ज्यादा सवाल हानियों और दक्षता से संबंधित रहेगा, और कल सवाल है जो इसके कंप्लीट हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मर के, तो थोड़ा पढ़ जाना, कल ट्रांसफॉर्मर के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।